अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे एक मैदान में सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालन आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर वो उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां से दो रास्ते अलग हो रहे होते हैं। उसे देखकर बालन सलाहुद्दीन से कहता है, हमारे रास्ते यहाँ से अलग होते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, शुक्रिया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और फिर बालन एक खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी को देता है और कहता है, ये रख लो, ये तुम्हें रास्ते में काम आ सकता है। खंजर को देखते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि लोग अलविदा कहते हैं, लेकिन जुदाई का वक्त तकदीर ही तय करती है। हम कहीं दोबारा मिल सकते हैं, कौन जानता है। ये सुनकर बालन कहता है, हो सकता है, फिर तुम मुझे मछली के पेट से निकालोगे। और फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और रास्ते अलग अलग कर लेते हैं। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कुछ नकाब पोश रस्सियां लेकर छुपे होते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ही उनके पास से गुजरते हैं, एक नकाब पोश उन पर रस्सी फेंक कर उन्हें दबोच लेता है। जबकि दूसरी जानब बालन के साथ भी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल पेश आती है और बालन मज़ाहमत की भरपूर कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। जबकि इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी भरपूर मज़ाहमत कर रहे होते हैं मगर बहुत ही जल्द उन पर भी तलवारें तान ली जाती हैं। उधर से सलाहुद्दीन जबकि इधर से बालन को पकड़कर इकट्ठा किया जाता है और दोनों के रास्ते एक बार फिर इकट्ठे हो जाते हैं। जबकि बुलंदी पर खड़ा ताजर का सिपाही कहता है, हम तुम्हें जिंदा चाहते हैं, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। और फिर ताजर से पूछता है, क्या हमने किसी को खोया है? तो जवाबन ताजर कहता है, हमारे पास एक फालतू घोड़ा है। और फिर बालन की तलवार देखकर कहता है, ऐसा लग रहा है कि इसके पास लड़ने की महारत भी है। और फिर यह सुनते साथ ही सिपाही बालन की तलवार ताजर को देता है। ताजर उस तलवार को देखने लग जाता है और कहता है, खास टुकड़ा। ये देख और सुनकर बालन कहता है, जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के लिए ये एक खास टुकड़ा होगा। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ताजर से पूछते हैं, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? तो जवाबन वो ताजर कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। और फिर अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, इन्हें ले आओ। ये सुनते साथ ही सिपाही उन्हें लेकर आगे बढ़ जाते हैं। काफी देर आगे बढ़ने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालन को पिंजरों तक लाया जाता है। और फिर ताजर सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, उन्होंने तुम्हें बहुत मारा, खुशकिस्मती के साथ तुम्हारे पास अब एक मेहरबान मालिक है, मैं तुम्हें लड़ाई से अच्छा महसूस करवाऊंगा। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, तुम किस लड़ाई की बात कर रहे हो? तो जवाबन ताजर कहता है, तुम मिस्र में जरखेजी की दावत के दौरान लड़ने जा रहे हो। ये सुनकर बालन कहता है, तुम्हारी किस्मत अब चमक जाएगी, मैं तुम जैसे खून चूसने वालों को अच्छी तरह से जानता। और फिर ताजर कहता है, मेरे साथ कोई नाइंसाफी मत करो जवानों, दुनिया में लोग हैरान कुन चीजें नहीं देखते, लेकिन वो तवज्जो देते हैं जब दो मुर्ग आपस में लड़ते हैं। मैं उन्हें वही दूंगा जो वो चाहते हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम नहीं जानते कि हमें कैद करके तुम मुसीबत में फंस गए हो। ये सुनकर ताजर कहता है, मैं नहीं जानता, क्या तुम इतने अहम शख्स हो? बताओ मुझे फिर। ये कहते साथ ही वो तलवार की जानब देखता है तो बालन उससे कहता है, तलवार मुझे दे दो। तो जवाबन बालन कहता है, तुम मुझे वजह बता दो कि एक मुसलमान और एक ईसाई जंगजू इकट्ठे हो जाएं। ये बहुत हैरान कुन है, ऐसा क्यों हुआ? तुम किसके सिपाही हो? ये सुनकर बालन कहता है, मुझे तुम्हें कितनी बार बताने की जरूरत है कि हम ना तो सिपाही हैं और ना ही जंगजू, बस मेरी तलवार दे दो। और फिर ताजर का सिपाही बालन की डब्बी खोलते हुए कहता है, और ये भी है। जिसे देखकर ताजर कहता है, ये इसे दे दो। ये सुनते साथ ही सिपाही उस डब्बिया में से हार निकालकर बालन के गले में पहना देता है। और फिर बालन उससे कहता है, अगर तुम पैसे चाहते हो तो मुझे तलवार बेच दो, मैं तुम्हें इसकी 3 गुना ज्यादा कीमत अदा करूंगा। मगर ताजर कहता है, तुम अब भी कुछ नहीं देख सकते नौजवान, तुम में और तलवार में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों मेरे हाथ में हो। जबकि दूर से एक सिपाही चुप कर ये सारा मंजर देख रहा होता है। और फिर ताजर के आगे बढ़ जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके सिपाही से पूछते हैं, क्या तुम्हारा मालिक दरगाम के लिए काम करता है? यह सुनकर सिपाही उससे कहता है, गुलाम के तौर पर तुम बहुत मुतजस्सिस हो। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे पूछते हैं, शहवार के बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर सिपाही कहता है कि उस सांप का जिक्र भी मत करना, मिस्र में उसने हर एक को डांस लिया, जैसा कि नूरुद्दीन जंगी ने हमायत नहीं भेजी, वो इसी मुश्किल में नाकाम हो गया। दरगाम और वो सब एक जैसे। दर हकीकत दरगाम शहवार से मुख्तलिफ नहीं है, वो तख्त पर है क्योंकि बादशाह इमारले उसकी हमायत करता है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, इमारले कौन है? तो सिपाही कहता है, ओहो, तुम दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। ये कहते साथ ही वो वहां से चला जाता है। और फिर पिंजरे में दाखिल होते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी बालन से कहता है, इमारले ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया और तख्त पर बैठ गया, वो यरूशलेम का नया बादशाह है। और फिर अगले ही पल उन्हें पिंजरे में डाल दिया जाता है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कायरा के सामने पहाड़ी पर शाहवार बैठा होता है। इसी लम्हे उसका बेटा उसके पास आकर कहता है, बाबा, दरगाम कोई कमी नहीं छोड़ रहा, वो दावत की जबरदस्त तैयारी कर रहा है। ये सुनकर शाहवार गुस्से से कहता है, गद्दार। वो सोचता है कि वो इस तरह अपनी शोहरत दोबारा से बहाल कर सकता है, लेकिन मैं उसकी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, हम यहाँ अकेले हैं। देखो अजीम शाहवार के साथ क्या हुआ। इस दौरान उसके बेटे की नजर एक बड़े घुड़सवार काफिले पर पड़ती है जो कि शेरकों की क़यादत में कहरा की जानब बढ़ रहा होता है।
उस काफिले को देखकर उसका बेटा कहता है, बाबा बहुत बड़ी तादाद में घुड़सवार आ रहे हैं। यह सुनते साथ ही शाहवार खड़ा हो जाता है और उस काफिले को देखने लग जाता है और उसे देखते हुए खुश हो जाता है और कहता है, काजी फाजिल मिस्र की लोमड़ी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को कायल करने में कामयाब हो गया। और फिर अपने बेटे से कहता है, कामिल बेटा, इनमें से हर एक के साथ बहुत ही इज्जत के साथ पेश आना। तुम समझ रहे हो ना, जाती तौर पर इन सब के साथ अच्छा बर्ताव करो, क्योंकि ये आने वाली फौज मिस्र में दोबारा तख्त पर बैठने के लिए मेरी मदद करेगी। जबकि इधर लश्कर मुसलसल कहरा की जाना बढ़ता ही चला जाता है। यारोकी और काजी फाजिल भी शेरकुक के साथ मौजूद होते हैं। जबकि दूसरी जानब ताजर सलाहुद्दीन अय्यूबी बालन और बाकी गुलामों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। किसी लम्हे कारातेगन के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। उन्हें देखकर ताजर का सिपाही कहता है, बोरो कबीले वालों, अपने रास्ते पर जाओ। ये काफिला मिस्र के वजीर दरगाम का है। अगर तुम्हारी तलवार किसी घोड़े के कान के करीब भी पहुंची तो तुम्हारे सर तुम्हारे जिस्म पर नहीं रहेंगे। ये सुनकर कारातेगन का सिपाही कहता है, हमें मिस्र के नाम निहाद वजीर और तुम्हारी हवाई बातों से कोई सरोकार नहीं। हम तुम्हारे सामान को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानब देखते हुए कहता है, हम सिर्फ इस आदमी को लेने आए हैं, ये हमें दे दो। इसने एक बार हमारे कबीले पर हमला किया और खून बहाया, इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये हमें दे दो और बाकी अपना सारा सामान बचा लो। सिपाही को देखते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, कारातेगन। जबकि ताजर अपने घोड़े से नीचे उतरता है और कहता है, ये भी मेरे काफिले का हिस्सा है, ये मेरा है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तो जवाबन कारातेगन का सिपाही कहता है, तो फिर हम इसे खुद ले लेंगे। सिपाहियों, हमला। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब उन पर टूट पड़ते हैं और इस तरह कारातेगन के सिपाही और ताजर के सिपाही एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। मगर हम देखते हैं कि ताजर के सिपाही कारातेगन के सिपाहियों पर हावी दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर मौके का फायदा उठाते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी ताजर से कहते हैं, मुझे इन सब को उसी वक्त मार देना चाहिए था जब मैं इनके कबीले गया था। मेरे हाथ खोलो और मुझे एक तलवार दो। मगर ताजर कहता है, कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से इसका लुत्फ उठाओ। ये कहते साथ ही ताजर भी अपनी तलवार बेनियाम करते हुए लड़ाई में कूद पड़ता है। कारातेगन के सिपाही मुसलसल मर रहे होते हैं। ताजर भी अपनी जंगी महारतें दिखा रहा होता है। यह सारा मंजर देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कारातेगन का सिपाही जैसे ही लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे इशारा करते हैं तो वह घोड़े पर सवार होकर घोड़ा दौड़ा देता है। मगर ताजर के सिपाही का छोड़ा हुआ तीर उसकी पीठ में जा लगता है। तीर लगने के बावजूद वो सिपाही घोड़ा भगाता ही चला जाता है और नजरों से ओझल हो जाता है। और फिर ताजर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आता है और कहता है, बिल आखिर वो सब मर चुके हैं, अब हमारे जाने का वक्त है। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि कैरक किले में जमशेद मैला को बहुत किस्म की खुशबुएं दिखा रहा होता है। काफी ज्यादा खुशबुएं देखने के बाद मैला उससे कुछ खुशबुएं ले लेती है और बदले में उसे सोने की एक पोटली देती है। किसी लम्हे मैला का शोहर माइल्स वहां पर आता है और जमशेद से कहता है, जमशेद, तुमने इस जगह को दोबारा से जन्नत का एक बाग बना दिया। यह सुनकर जमशेद कहता है, आका, जो कुछ आपने किया मैं उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता। अगर आप ऐन वक्त पर ना पहुंचते तो मेरे सारे काफिले को गद्दारों ने लूट लिया होता और वो मुझ समेत सबको मार डाल। यह सुनकर माइल्स कहता है, इस बात को काफी साल हो गए हैं जमशेद, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरी बहादुरी और ओहदे का तकाजा था, मेरा तुम पर कोई कर्ज नहीं है। मगर जमशेद कहता है, जरूर है, मैंने आपकी और आपकी प्यारी बीवी की पूरी जिंदगी खिदमत करने की कसम खाई है। जब भी आपको मेरी खिदमत की जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँगा। ये कहते साथ ही जमशेद वहाँ से चला जाता है। और फिर पीछे से माइल्स मैला से कहता है, हमें अब बादशाह मार्ले की कुदस में ताजपोशी के लिए निकलना चाहिए। मगर मैला कहती है, मुझे माफ कीजिए, मैं अभी तक बेहतर महसूस नहीं कर पा रही, मुझे शक है कि मैं ये सफर कर पाती हूँ या नहीं। यह सुनकर माइल्स कहता है, फिर मुझे अपनी खुशबू अच्छे से लेने दो। बदकिस्मती के साथ मुझे मिस्र जाने वाले खुफिया दस्ते की सरपरस्ती करनी है और मुझे अपनी खूबसूरत बीवी बहुत याद आएगी। यह सुनते ही मैला उसे एक खुशबू देते हुए कहती है, मुझे नहीं मालूम कि आपकी हसरत पूरी करने के लिए ये काफी है या नहीं, लेकिन आप इसे अपने साथ रख सकते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि खुफिया मकाम पर शेरकू अपने साथियों के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा होता है और शहवार एक नक्शे की जानब इशारा करते हुए कहता है, ये वो जगह है जहां पर शहर का दिफा सबसे ज्यादा कमजोर है। दरगाम को यहाँ पर हमला तवक्को है, तो इसलिए वो तेजी से दीवारों को मजबूत कर रहा है। ये सुनकर शेरकू कहता है, अब इसी सबब की वजह से हमें फौज का एक बड़ा दस्ता यहाँ भेजने की जरूरत है। उसे ये सोचने पर मजबूर करने के लिए वो ठीक है ताकि वो बेखबरी में पड़ जाए और फिर हम उस मजबूत दरवाजे पर धावा बोलेंगे जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है। यह सुनकर शहवार कहता है, इस दरवाजे पर मौजूद फौज का कमांडर। तो एकदम शेर को पूछता है, क्या आप वाकई उस पर भरोसा करते हैं? तो शहवार कहता है, कोई शक नहीं, वो मेरा सबसे वफादार आदमी है। मगर यारोकी कहता है, और आप यहाँ अपने वफादार आदमियों की धोखादही की वजह से ही पहुंचे हैं। हम उस कमांडर के भरोसे सारी मनसूबाबंदी नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं जानते कि अगर उसकी जान को खतरा हुआ तो वो क्या कुछ करेगा। और फिर शहवार कहता है, नौजवान बहुत बेबाक है माशाल्लाह, फिर हमें क्या करना चाहिए बताओ। तो यारोकी कहता है, हमें अंदर से मदद हासिल
करनी होगी और किसी न किसी तरह शहर में दरअंदाजी करनी होगी। ये सब सुनकर काजी फाजिल कहते हैं, या रॉकी सही कह रहा है। और फिर शेरकू कहते हैं, काजी फाजिल ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो शहवार कहता है, ये काम बहुत खतरनाक, मैं काजी फाजिल की जान खतरे में नहीं डाल सकता, दरगाम इसे हर जगह ढूंढ रहा है। तो काजी फाजिल कहते हैं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं मिस्र के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।